नमस्कार दोस्तों। आज अभी हम पेपर 5 को क्विकली 1 घंटे के अंदर रिवाइज करने जा रहे हैं। फटाफट इसके सारे जितने भी की पॉइंटर्स हैं वो सब देख लेंगे। आपको एक अच्छा खासा आउटव्यू मिल जाएगा इसमें। ये हमारे रट्टामार सीरीज थी मेंस की, उसका पार्ट है ये जो पीडीएफ है। और अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आप इसको टेलीग्राम ग्रुप से इसको आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। हिस्ट्री सिविलाइजेशन में देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पॉलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी थी आपकी? बेलन वैली, सोगुरा, सिंगरौली। ठीक है। मेसोलिथिक में देखेंगे तो सराय नहराय एंड चोपानी मांडो, ये आपकी मेसोलिथिक साइट्स हैं। ठीक है। अगर नियोलिथिक साइट्स में देखेंगे तो लाहौर देवा, कुलढेवा और महागरा। ये आपकी नाम याद रखिए, इनका नाम आप अपने मैप में दिखा सकते हैं। तो नियोलिथिक साइट कौन कौन सी थी? लाहौर देवा, कुलढेवा और महागरा। चैल्कोलिथिक की साइट के बारे में बात करें तो हस्तिनापुर एंड अतरंजी खेरा। ठीक है, ये आपके हो गए चैल्कोलिथिक साइट्स। तो ये की साइट्स हैं। देन आगे बढ़ेंगे तो आपको हड़प्पन इन्फ्लुएंस ऑन द यूपी। हड़प्पन का इन्फ्लुएंस क्या था? आलमगीरपुर मेन साइट थी। यहाँ पे आपको क्या मिला? पेंटेड पॉटरी, बुल मोटिव्स, ये सब मिले। दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट। सोनौली की बात करें तो सोनौली में क्या है कि आपका कॉपर स्वार्ड्स मिले हैं, एराइट बेरियल प्रैक्टिसेस मिले, हुलास, मंडी और बारगांव। इन सब में क्या मिला? हर्थ, ट्राइकॉट और सील्स, ये सब मिले हैं। ये रूरल हड़प्पन लाइफस्टाइल को दिखाते हैं। हड़प्पन जो था वो मोस्टली अर्बन था, राइट। बट ये हमारा जो हुलास, मंडी और बारगांव है, गांव से आपको समझ में आ सकता है। गांव, बरगांव मतलब आपका गांव, तो आपका रूरल हड़प्पन लाइफस्टाइल को दिखाता है। ट्रेड नेटवर्क की बात करें तो गंगा बेसिन, कल्चरल डिफ्यूजन जो था आपका प्रोटो अर्बन जो लाइफ थी वो पहुंची कहां पे? आपकी अपर दुआब में वो प्रोटो अर्बन लाइफ आपकी पहुंची। वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें, ये हो गया हड़प्पन। वैदिक की बात करें तो आपका अर्ली वैदिक पीरियड कौशाम्बी में, लेटर वैदिक पीरियड का मेन साइट कौन कौन से? श्रावस्ती और हस्तिनापुर। अर्ली वैदिक पीरियड कौशाम्बी, लेटर में श्रावस्ती, हस्तिनापुर। ठीक है, याद रखें इनको। श्रावस्ती, हस्तिनापुर में क्या मिला? आयरन प्लो भी मिले हैं आपके, अर्बन ग्रोथ और यज्ञनाथ, क्योंकि लेटर पीरियड का है ना, तो आपको आयरन प्लो, अर्बन ग्रोथ और यज्ञनाथ के बारे में भी मिला है। कंट्रीब्यूशन क्या है वैदिक सिविलाइजेशन में? आपका रिलीजियस देखें तो अश्वमेध यज्ञ, उपनिषद में कौन कौन से? शतपथ ब्राह्मण और ब्राह्मण बृहद आरण्यका, ये आपके उपनिषद हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। पॉलिटिकल में देखें तो कौशल, कुरु, पंचाल, इन सब का राइज हुआ। इकोनॉमी की बात करें तो आयरन बेस्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने देखा कहाँ पे आयरन मिले थे। यहाँ पे किसमें मिला था? श्रावस्ती, हस्तिनापुर में आयरन मिला था। तो आयरन मिला तो आयरन बेस्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। रिवराइन ट्रेड स्टार्ट हुई। रिवर कहाँ पे मेन थी? आपकी काशी में, तो काशी बेस आपकी रिवराइन ट्रेड स्टार्ट हो गया। ठीक है, फटाफट चलते हैं। महाजनपद पीरियड क्या टाइम पीरियड था? 600 to 400 BCE, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। अब राइज ऑफ स्टेट कौन कौन सी राइज, मतलब यहाँ पे बात करें कौन कौन सी स्टेट्स राइज हुई यहाँ पे? मेन है कौशल जिसकी कैपिटल थी श्रावस्ती, वत्सा जिसकी कौशाम्बी, पंचाला इसकी क्षेत्रा और काम्पिल्या, दो उसकी वो थी क्या बोलते हैं कैपिटल थी। और इसकी खास बात क्या है? ये रिपब्लिक थी मोस्टली जो थी। अराउंड यहाँ पे 8 है, आठ महाजनपद जो है वो यूपी में थे। 8 में से 6 मोनार्की थी, 2 रिपब्लिक थी। अब 2 रिपब्लिक कौन सी? पंचाल आपका रिपब्लिक था, और आपका मल्ल भी आपका रिपब्लिक था। पंचाल और मल्ल 2 रिपब्लिक थे। मल्ल की राजधानी थी कुशीनरा, पावा, काशी की वाराणसी और कुरु, इंद्रप्रस्थ। सुरासेना की बात करें तो मथुरा और चेदी की सुक्तिमाती, राइट। तो ये आपकी हो गई कैपिटल्स। दिस इज अबाउट द महाजनपद। आगे चले तो NBWP नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी वेयर, ये आपकी जो पॉटरी होती थी ये यहाँ पे पाई जाती थी। पंचमार्क कॉइन्स पाए जाते थे, ये अपना अर्बनाइजेशन ट्रेड को दिखाते हैं। सोनभद्र में आयरन मिलता था, वो टूल्स और वारफेयर के लिए यूज होता था। दुआब फर्टिलिटी, ये आपकी एग्रीकल्चर दिखाती थी। श्रावस्ती बुद्धिस्ट सेंटर था, कौशल की कैपिटल था। रिपब्लिकन ट्रेडिशन कहाँ था? मल्ल और पंचाल में। मल्ल और पंचाल, ये याद रखिए, ये दोनों रिपब्लिक थे। ठीक है, महाजनपद पीरियड में दोनों रिपब्लिक थे, बाकी 6 जो थे वो मोनार्की थे। फिर आगे अर्बनाइजेशन कौशाम्बी एंड वाराणसी में देखेंगे। रिलीजियस हब श्रावस्ती, कुशीनरा। और इकोनॉमिक एडवांसमेंट की बात करें तो इसमें क्या पंचमार्क कॉइन दिख रहे हैं, आयरन टूल दिख रहे हैं, क्राफ्ट दिख रहे हैं। मेनली का कौन सा सेंटर था आपका? मथुरा।
मथुरा वाज द सेंटर। ठीक है, लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल मेंशन, अनुगुत्तर निकाय, महाभारत और मेगास्थनीज का जो इंडिका था उसमें आपका मेंशन हुआ है। लेगेसी में बात करें तो सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सब हम देख सकते हैं। अगला है आपका फटाफट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में क्या देखेंगे, मेन सेंटर कौन कौन से, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में हम ना अर्ली पीरियड हमको पता है कि सिद्धार्थ का, या अभी कहा है सिद्धार्थ नगर में है। सारनाथ, फर्स्ट सेरमन वाराणसी में। श्रावस्ती, ट्विन मिरेकल। ट्विन मिरेकल क्या था बेसिकली, श्रावस्ती का है बहराइच में, और ट्विन मिरेकल, तो ट्विन मिरेकल में क्या होता है, ये फोटो है यहाँ पे, इससे देखिए ये दिखाता है आपका ट्विन मिरेकल। इसमें ये बताया कि बुद्धा जी के, मतलब बुद्धा जी के बॉडी से फायर और वाटर, ये दोनों साथ में एक साथ निकले थे, है ना, एक साथ निकले थे, इसको ट्विन मिरेकल बोलते हैं। और ये जो ट्विन मिरेकल किया गया, ये आप जरूर लिखिए आंसर में। ट्विन मिरेकल कहाँ पे हुआ था, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में बुद्धा जी ने ट्विन मिरेकल किया था, अपनी बॉडी से आग और वाटर दोनों के साथ निकाला था। और वहीं पे एक वन है, एक जंगल है, उसका नाम है जेतावन। तो ये जेतावन में ही रहते थे। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिखिए श्रावस्ती। फिर कौशाम्बी, कौशाम्बी में क्या था, घोषित राम मोनेस्ट्री है, वहां पे ये, मतलब वहां पे ये रहते थे। फिर ये प्रयागराज में, घोषित राम मोनेस्ट्री कहाँ पे, प्रयागराज में। संकिस्का, संकिस्का कहाँ है, तुषिता हेवन से आया, डिसेंट हुआ है, ये ऐसा लेजेंडरी कहा जाता है। फरुखाबाद में। कुशीनगर, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में है। पावा कहाँ है, लास्ट सेरेमन बिफोर निर्वाणा, देवरिया रीजन में है। दिस इज अबाउट द की साइट्स ऑफ द बुद्धिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। की टीचिंग पाएंगे तो फोर नोबल ट्रूथ, एट फोल्ड पाथ। अनिका, अनिका क्या होता है, इनपरमानेंस, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अनाता, नॉन सेल्फ, मतलब रिजेक्शन ऑफ परमानेंट सोल, सेल्फ और सोयल, मतलब जो हमारा परमानेंट सेल्फ है उसको रिजेक्ट करती है थ्योरी। ठीक है, पेट्रोनेज कहाँ कहाँ पे हुआ, सारनाथ, अशोकन पिलर स्तूपा, महायान बुद्धिज्म। सोशो पोलिटिकल कास्ट में बात करें तो एंटी कास्ट आइडियोलॉजी, तो कास्ट वास्ट को नहीं मानते थे, नॉन वायलेंस में मानते थे, सिंप्लिसिटी में मानते थे। राइज ऑफ महाजनपदा, लाइक कौशलन वॉज सपोर्टेड द अर्बन सेंटर फॉर बुद्धिज्म ग्रोथ, ऐसे करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैनिज्म की बात करें फटाफट, तो जैनिज्म में अराउंड कहते हैं कि 17 तीर्थंकर जो बिलोंग करते थे वो यूपी से थे। अब मेन वहां पे देख लेते कौन कौन से थे। ऋषभ देव, मेन तीन साइट्स हैं आपकी, जिसमें आपके सारे जैन, मतलब मेजोरिटी जैन तीर्थंकर तीन साइट में मिलते हैं। अयोध्या, तो अयोध्या में क्या आपके 5 थे, 5 जैन तीर्थंकर अयोध्या में थे। उनका शॉर्टकट है आपका रसा, रस होता है ना, रस, तो वीर रस, तो रसा, रासा, तो ऐसे करते रासा। रासा में आ रहा है ऋषभनाथ, ए फॉर अजीतनाथ, ए फॉर अभिनंदनाथ, एस फॉर सुमतिनाथ, और फिर अन्नतनाथ। ये आपके रसा हो गए 5। कहां से, ये अयोध्या से। अगला है का वाराणसी, वाराणसी में भी आपके 5 थे। वाराणसी में 5 कौन थे, पार्श्वनाथ थे, वो सबसे मेन थे। उसके बाद में सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु, श्रेयांश, ये 4 थे। तो 4 थे एक्चुअली, नॉट 5। तो वाराणसी से 4 थे, उनकी शॉर्टकट है स्पीसियस, स्टेट पीसीएस होता है ना, तो आप बोल सकते हैं स्टेट पीसीएस। तो स्टेट मतलब स्टेट पीसीएस, ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जैन साइट कौन कौन सी थे, अयोध्या, वाराणसी, श्रावस्ती, जहां पे 3 मेन तो वो की साइट्स बन जाती हैं। फिर आपके कौशाम्बी और देवगढ़, ललितपुर। ठीक है, 5 साइट हो गई। कल्चर एंड सोशल इंपैक्ट की बात करें तो प्रमोटेड अहिंसा, इक्वालिटी, एथिकल लिविंग। इंस्पायर्ड जैन लिटरेचर कौन सा, कल्पसूत्र और उत्तराध्याय सूत्र, ये आपका ये हो गया इंस्पायर्ड जैन लिटरेचर हो गया। जैन फेस्टिवल में आपका मेन है महावीर जयंती। मौर्यन एम्पायर की बात करें यूपी में तो आपके चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोका, ये मेन थे रूरल्स। तो इसमें चंद्रगुप्ता क्या क्या था, इंटीग्रेटेड कौशाम्बी इनटू एम्पायर। बिंदुसार ने क्या किया, ट्रेड पे फोकस किया। अशोका ने क्या किया, बुद्धिज्म और इन सब के ऊपर फोकस किया। अशोकन इंस्क्रिप्शन की मेन साइट कौन सी, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, मेरठ। तो मेरठ एक नया नाम है जो अशोकन इंस्क्रिप्शन में ऐड हो जाता है। सारनाथ, कौशाम्बी और कुशीनगर तो बुद्धिस्ट साइट थी भी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरठ में एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन है, बुद्धिज्म का नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन है। तो इस चीज का ध्यान पे ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव। आगे आए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशियो इकोनॉमिक ट्रेड मॉडर्न के टाइम पे। स्ट्रेटेजी ज्योग्राफी, नॉर्थ वेस्ट, मिलिट्री ट्रेड रूट्स, अर्बनाइजेशन, पब्लिक वेलफेयर, एग्रीरियन इकोनॉमी, ये सब इनके फीचर्स थे। कल्चरल और रिलीजियस की बात करें तो अशोकन का पेट्रेस था, लाइन कैपिटल सारनाथ था। स्तूपा आर्किटेक्चर, स्तूपा में कहाँ पे, धामेक सारनाथ में, और पिपरेवा इन बस्ती। ठीक है, आगे बढ़े पोस्ट मॉडर्न पीरियड में।
तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हम क्या देखते हैं, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आपका शुंगा, कहां पे शुंगा कंट्रोल द अयोध्या, कौशल प्रमोटेड द वैदिक रिचुअल, कान्वा कौसाम्बी में, फिर कुशाना, कुशाना ये मथुरा रीजन में थे कुशाना, तो इनका ये रीजन आता है शुंगा, अयोध्या, कौशल, कान्वा कौसाम्बी, कुशाना मथुरा रीजन में, प्रमोटेड द महायान बुद्धिज्म। इंपैक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेशन कौन कौन से हुए थे, इंडो ग्रीक फेज, इंडो ग्रीक में पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था, ग्रीक कॉइन्स एट मथुरा मिले हमको, कुशान का रूल आया, सिल्क ट्रेड रूट, सिल्क रोड ट्रेड, फिर कल्चरल डिफ्यूजन और बुद्धिस्ट पैट्रोनेज। ठीक है, वही सुंगा, कन्वा, कुशाना ये 3 डायनेस्टी मेन है पोस्ट मॉडर्न में, तो आप इनको याद रखिए। सुंगा का बारहूत स्कूल पर इंपॉर्टेंट है, कुशाना का मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता में। तो गुप्ता एम्पायर जो था आपका 325-50 गोल्डन एज इन उत्तर प्रदेश। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो आपका कोर कंट्रोल ओवर गंगा यमुना दोआब सिटीज लाइक प्रयाग, मथुरा, कौशाम्बी, इन सब इनका कोर कंट्रोल था। समुद्रगुप्त का कैंपेन था, उसमें समुद्रगुप्त का कैंपेन आपको कहां मिलता है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त के कैंपेन्स के बारे में जिक्र होता है। ठीक है, आगे डोमेन्स की बात करें, कल्चरल डोमेन्स की, तो आर्ट मथुरा स्कूल लिख देंगे, आर्किटेक्चर में मैं गुप्ता एरा की बात कर रहे हैं अभी, तो गुप्ता में आर्ट में मथुरा स्कूल, आर्किटेक्चर में दशावतार टेम्पल, और लिटरेचर में कालिदास और आर्यभट्ट, इनका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। इकोनॉमी की बात करें तो मथुरा, कौशाम्बी वर द ट्रेड हब, गुप्ता पीरियड में मथुरा और कौशाम्बी ट्रेड हब्स की तरह थे, सिल्क रूट भी चल रहा था वहां पे, गिल्ड थे। इसमें मेन सोर्सेज कहाँ कहाँ से, इलाहाबाद पिलर, देवगढ़ रिलीफ, गुप्ता कॉइन्स, फाहियान के ट्रेवलॉग्स, ये सारे सोर्सेज हैं जो बताते हैं कि क्या क्या हुआ था। डिक्लाइन होना का इन्वेंशन था और समुद्रगुप्त रेसिस्टेड डिक्लाइन बट डिसेंट्रलाइजेशन वाज सेट इन। ये हो गया गुप्ता पीरियड की कहानी। अब आगे बढ़े पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में कौन कौन सी डायनेस्टीज मेन थी, शुंगा, शुंगा की बात करें तो रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म, कानवास की बात करें, कौशाम्बी, कुशान, मथुरा, फिर लेटर गुप्ता, ये 3 जो थे पहले के थे। उसका ना फिर लेटर गुप्ता, उसमें आपका ईस्टर्न यूपी, मोखारिज मेन थे आपके गुप्ता के बाद में, मोखारी और पुष्यभूति जो हर्षवर्धन का था, ये 2 मेन डायनेस्टीज थी, मोखारी और हर्षवर्धन। तो मोखारी कहाँ पे बेस्ड थे अपने, मोखारी आपके कन्नौज बेस्ड थे, और पुष्यभूति जो हर्षवर्धन का था वो भी कन्नौज बेस्ड था। इन्होंने होस्टेड पिलग्रिम वेनसॉन्ग। ठीक है, ऑलराइट, इतना क्लियर। फिर कल्चरल, रिलीजियस एंड लिटरेरी ट्रेंड के बारे में बात करें तो मथुरा आर्ट, कन्नौज, वेनसॉन्ग, रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस और लिटरेरी शिफ्ट, ये सब आपके मेन फीचर्स हैं। ये हो गया आपका हिस्टोरिकल पार्ट, एंशिएंट हिस्ट्री। अभी शिफ्ट करते हैं अपने कल्चर के ऊपर। कल्चर में क्या है, रिलीजियस, फोक डांसेस, फेस्टिवल, इन सब के बारे में बात करें तो फेस्टिवल के बारे में बात करें तो आपको दिवाली, होली, कुंभ, ईद उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी, जो नॉर्मल होते हैं, देव दीपावली, छठ पूजा, ये सब हमको पता है। ब्रॉडर रोल क्या है, इंटरफेथ हार्मोनी क्रिएट करते हैं, हेरिटेज का रिवाइवल होता है, टूरिज्म इकोनॉमी बनती है और इको कॉन्शियस शिफ्ट होता है। ठीक है, ये आपके ब्रॉडर रोल हैं। अगर हम फेस्टिवल्स की, फोक फेस्टिवल्स की बात करें, ये तो आपके ब्रॉड फेस्टिवल हो गए जो मेजर फेस्टिवल होते हैं रिलीजन में, वो। अगर फोक मतलब लोक फेस्टिवल की बात करें तो उसमें आता है कजरी महोत्सव, कहाँ पे मानसून का, वुमेन के मानसून का सॉन्ग होता है, तो ये कजरी महोत्सव कहाँ होता है आपके मिर्जापुर में। ब्रिज होली हमको पता है कि वृंदावन में, कार्तिक पूर्णिमा, झूमर फेस्टिवल आपके बुंदेलखंड रीजन में होता है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। ददरी का मेला बलिया के आसपास है, ये एक अपना आला उधर नौटंकी, ये सब होती है। कल्चर और सोशल रोल क्या है इन सब फेस्टिवल्स का। फॉक फेस्टिवल्स रिवाइवल, फॉक रिवाइवल सबसे मेन चीज तो रिवाइव करते हैं अपने ट्रेडिशन को। फिर वुमेन का यूज मतलब वुमेन का एम्पावरमेंट होता है, नौटंकी, रामलीला, भोजपुरी, अवधि थिएटर, ये सब क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं अपने कल्चर को, रिवाइव करते हैं और प्रिजर्व करते हैं। इकोनॉमिक रोल की बात करें तो क्राफ्ट सेल, फेस्टिवल टूरिज्म और आर्टिस्टिक सपोर्ट, ये आपका इकोनॉमिक साइड होता है आपके कल्चर का।
लोकल फेयर्स के बारे में बात करें, मेला के बारे में, तो कौन कौन सा मेला लगता है? नौचंदी का मेला लगता है मेरठ में, सबको पता है, इंपॉर्टेंट है। माघ मेला प्रयागराज में लगता है। ब्रिज होली मथुरा में। लखीमपुर मेला लगता है आपके खीरी, लखीमपुर खीरी में। सोनपुर महोत्सव मेला, जो सोनपुर का फेयर है, इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर के पास लगता है। इसमें लाइव स्टॉक मतलब जानवरों का मेला होता है। तीज फेयर बुंदेलखंड में मनाया जाता है। इसके बाद में आता है आपका हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इन यूपी। अब म्यूजिक क्या है? क्लासिकल म्यूजिक कहाँ से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। भक्ति सूफी फ्यूजन के बारे में बात करता है। इसमें मेन क्या है? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी। ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, दीज आर द फॉर्म्स लिंक टू स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं हम? तबला, सेरॉड, सितार, हारमोनियम, ये सब आपके इंस्ट्रूमेंट है जो हम अपने हिंदुस्तानी म्यूजिक में यूज करते हैं। घराना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, घराना बनारस, लखनऊ और रामपुर सहासवन। सहासवन, ये आपके बनारस में क्या है? ठुमरी डिवोशनल स्टाइल है, और इसके मेन एक्सपोनेंट है आपके गिरजा देवी और राम सहाय। लखनऊ में कथक है, कथक वाला जो होता है उसके कथक लिंग ठुमरी है, इसमें बिरजू महाराज और बिनादीन जी। रामपुर साहवान में ख्याल, ध्रुपद बेस से वजीर खान और निसार हुसैन। रिलेवेंस की बात करें तो वही कल्चरल रिवाइवल, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। संगीत एकेडमी जो यूपी की संगीत एकेडमी जो लखनऊ में है, वो भी इसका ट्रेनिंग वगैरह देती है। आगे आते हैं एंशियंट सिटीज के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार सिटीज पूछ लेते हैं, पूछा है पहले भी। तो इसमें मेन सिटीज कौन सी? वाराणसी ओल्डेस्ट है सिटी, यहाँ पे क्या क्या है? शिवा थिएटर है, काशी विश्वनाथ है, अयोध्या हमको पता है, मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती। अयोध्या कैपिटल ऑफ कौशल, लॉर्ड रामा जन्मभूमि, मथुरा कृष्णा के लिए, वैष्णविज्म के लिए, कौशाम्बी वत्स महाजनपद जो थी उसकी कैपिटल थी, अशोकन पिलर है, बुद्धिस्ट प्रीचिंग है। श्रावस्ती क्या थी? कैपिटल ऑफ कौशल। श्रावस्ती जेतवान मोनेस्ट्री यहाँ मेन था, जिसे हमने बताया जो वो बुद्धिज्म साइट थी। हस्तिनापुर कुरु का कैपिटल। अचित्र अचित्र जो आपकी पंचाल की कैपिटल थी, अर्बन प्लानिंग में थी। सारनाथ फर्स्ट सेरेमनी के बारे में, धार्मिक स्तूपा। प्रयागराज त्रिवेणी संगम और कुंभ मेला। ठीक है, ये सारे मेन इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं सिटीज की। आर्किटेक्चर एंड अर्बन इनोवेशन इन एंशिएंट यूपी, इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर इनोवेशन था, नगरा स्टाइल शिखर ये सब था, वाटर मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग और स्तूप एंड मोनेस्ट्रीज, ये आपके मेन इनोवेशंस थे। आर्कियोलॉजिकल हाइलाइट्स अक्रॉस द एजेस, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, मेसोलिथिक टूल्स, इंडस वैली में कॉपर टूल्स, वैदिक पीरियड में PGW कल्चर जो आपका था पॉटरी वाला कल्चर, मॉडर्न अशोक पिलर्स, गुप्ता में टेराकोटा, पोस्ट गुप्ता में आपका मोखरिज, अर्ली मीडियम, अर्बन रिवाइवल, ये आपके बेसिकली ओवरऑल क्रक्स है। कल्चरल एवोल्यूशन थ्रू आर्कियोलॉजी, कल्चरल एवोल्यूशन कैसे हुआ? स्पिरिचुअल बेस बना, आर्टिस्टिक लेगेसी बनी, इकोनॉमिक फुटप्रिंट बना, आर्किटेक्चरल शिफ्ट, एग्रीकल्चर शिफ्ट हुआ और टेक इनोवेशन हुआ। दीज आर द पॉइंट्स यू कैन राइट इन अगर वो कल्चरल इवोल्यूशन थ्रू आर्कियोलॉजी के बारे में पूछते हैं। क्लियर? आगे आते हैं फटाफट दिल्ली सल्तनत के ऊपर। दिल्ली सल्तनत ने क्या बोला? दिल्ली सल्तनत ने बोला आपका मामलुक डायनेस्टी, इक्ता सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, खिलजी में मार्केट रिफॉर्म्स। तुगलक की बात करें तो अर्बन ग्रोथ सेंटर इन जौनपुर एरिया, कैनाल और अटाला मस्जिद। सैयद के बारे में तो रेवेन्यू रिफॉर्म्स। लोधी के बारे में सिकंदर लोधी ने बनाया आगरा मेड कैपिटल और अफगान का रूल इन अवध। जौनपुर सल्तनत सिराज ऑफ ईस्ट बोलते हैं, ये आपका 1394 से रहा आपका जौनपुर सल्तनत। एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, आर्किटेक्चर, इकोनॉमी, इन सब के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पे मेन था पर्शियन कल्चर, सेंट्रलाइज गवर्नेंस था, पर्शियन लिटरेचर था, इस्लामिक एजुकेशन था, अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा, शाही ब्रिज, ये आपके आर्किटेक्चर थे। सिल्क ब्रोकेड ट्रेड, वाइब्रेंट लोकल मार्केट्स, ये भी आपको पता है। आर्किटेक्चरल लेगेसी के बारे में बात करें तो अटाला मस्जिद जौनपुर, लाल दरवाजा मस्जिद और शाही ब्रिज जौनपुर, ये आपके मेन है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में इक्ता, मार्केट कंट्रोल, एग्रीकल्चर। कल्चर में देखें तो गंगा जमनी तहजीब, और सूफिज्म में आपका निजामुद्दीन औलिया और सलीम चिश्ती की जो दरगाह थी वो। और उर्दू इमर्जेंस, उर्दू इमर्ज हुआ यहाँ पे, पर्शियन, अरेबिक, हिंदी डायलेक्ट्स आए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम मुगल लेगेसी के बारे में बात करें तो मुगल में क्या था? मेन था आपके बाबर,
बाबर के बारे में पता है हमको, इन्होंने कैप्चर किया आगरा, आरामबाग बनाया, हुमायूं बैटल ऑफ चौसा 1539 में, 1539 बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी। अकबर फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट जब्त, मनसबदारी, सोलकुल, जहांगीर, जहांगीर महल, शाहजहां, ताजमहल, मोती मस्जिद, औरंगजेब जिजिया को रीइंपोज किया, टेम्पल डिमोलिशन इन मथुरा, और जाट बुंदेला सप्रेशन। ये आपकी की हाइलाइट्स है मुगल्स की। पोस्ट औरंगजेब में क्या हुआ? अवध रूल और सेंट्रल डिक्लाइन हो गया। अवध रूल सादर खान ने सूबेदार बना दिए गए। लखनऊ का राइज हुआ किसके अंडर में? अशाफुद्दौला के। ठीक है, सादत खान और असाफुद्दौला, इनके अंडर में अवध का रूल, मतलब अवध का राइज हुआ। कल्चरल एंड आर्किटेक्चर लेगेसी ऑफ यूपी, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, चीनी का रोजा, आराम इन मेहताब बाग, चेन ऑफ जस्टिस ऑफ जहांगीर, ये सारे आपके मेन कल्चरल आर्किटेक्चर लेगेसी हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशो इकोनॉमिक, मनसबदारी सिस्टम, जब्त सिस्टम, मनसबदारी में सेंट्रलाइज्ड रैंक बेस्ड ब्यूरोक्रेसी होती थी मनसबदारी। जब्त में क्या था? यूनिफॉर्म रेवेन्यू असेसमेंट, एग्रेरियन एफिशिएंसी के बारे में बात करते थे। अर्बनाइजेशन में आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ ये सब थे। क्राफ्ट ट्रेड में जरी, परफ्यूम ये सब था। गंगा जमुनी तहजीब। रेजिस्टेंस मूवमेंट के बारे में बात करें तो आपका जाट रिबेलियन मथुरा रीजन में हुआ था, लेड बाय गोकुला। बुंदेल रिबेलियन बुंदेलखंड में छत्रसाल के, और राजपूत अपराइजिंग गोंडा फैजाबाद में इसमें हुआ था। रिलीजियस, अब आके रीजनल डायनेस्टीज के बारे में बात करें तो रीजनल डायनेस्टीज में क्या क्या है? नवाब ऑफ अवध 1722 से 1856। नवाब ऑफ अवध में मेन क्या थे? आपके फाउंडर सादत अली खान थे, मुगल सूबेदार, कैपिटल एट फैजाबाद। शिफ्ट टू लखनऊ, मतलब सादत खान जो मुगल सूबेदार थे, उन्होंने कैपिटल बनाया फैजाबाद को। फिर लखनऊ को कैपिटल किसने शिफ्ट किया? आसाफुद्दौला ने। इन्होंने क्या बनाया? बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, कल्चर रिवाइवल। तो ये मेन आपका रोल लखनऊ में जो डेवलपमेंट हुआ असाफुद्दौला ने किया, बड़ा दरवाजा और रूमी दरवाजा या बड़ा इमामबाड़ा। बैटल ऑफ बक्सर 1764, सिराजुद्दौला डिफीटेड। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो गई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। ठीक है, फिर आते हैं नवाब वाजिद अली शाह, पैटर्न ऑफ कथक उर्दू पोइट्री, एग्जाइल्ड बिफोर 1857। कल्चरल लेगेसी में बात करें तो अवधी कुजीन, गंगा यमुनी तहजीब और शिया रिचुअल्स। आगे मेन आता है आपका रोहिलाज ऑफ रोहिलखंड। ये किसने फॉर्म किया था? अली मोहम्मद खान ने, कैपिटल था बरेली। इन्होंने की रोल प्ले किया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। कब हुआ था? 1761। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1768। 1 माइनस, मतलब 7 में से 1 करेंगे तो 6 और 1। ठीक है, याद रखिए। इसमें डिफीटेड द बैटल ऑफ, he was like रोहिलाज वर डिफीटेड इन बैटल ऑफ मीरनपुर कटरा के बैटल में ये जो रोहिलाज थे वो डिफीट हुए थे। उसके बाद में फैजुल्ला खान ने रामपुर स्टेट का गठन किया। ठीक है, ये आपके रोहिलाज की हो गई शॉर्ट। उसके बाद में राजपूत और बुंदेलखंड, उसमें आपका बीर सिंह बुंदेला, उन्होंने ओरछा फोर्ट बनाया था। बीर सिंह बुंदेला ने ओरछा फोर्ट बनाया था, एली ऑफ जो फ्रेंड थे जहांगीर के। ठीक है, छत्रसाल, इन्होंने औरंगजेब से लड़ाई करी थी। इंडिपेंडेंट बुंदेलखंड के बारे में बताइए। वीर सिंह देव, पैटर्न ऑफ बुंदेली आर्ट, इन्होंने चतुर्भुज टेम्पल बनाया था। ठीक है, आगे शेयर्ड गवर्नेंस के बारे में बताएं। बाकी यही सेम ऑटोनॉमी थी, कल्चरल पेट्रोनेज, मिलिट्री ट्रेडिशन आपका, अफगान कैवलरी इथोस। अब इनके बारे में बात करें तो ओरछा इंडिपेंडेंटली थे, बुंदेला रूल्ड ओरछा इंडिपेंडेंटली। अवध, कथक, उर्दू, रोहिला जो कैलीग्राफी के बारे में करते थे। रोहिला मेंटेन अफगान कैवलरी इथोस, तो जो उनकी रोहिलाज की जो कैवलरी थी वो अफगान कैवलरी थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट की बात करें तो कबीर वाराणसी, रविदास वाराणसी, तुलसीदास जी अयोध्या में थे, सूरदास जी मथुरा में थे, मीराबाई वृंदावन में थी। बाकी इनकी डिटेल्स तुमको पता ही है। विल गो फर्दर। सलीम, सूफी मूवमेंट के बारे में बात करें तो सलीम चिश्ती के कहां पे थे? फतेहपुर सीकरी में। ही वाज स्पिरिचुअल गाइड टू अकबर। शाह मदर, माकनपुर, मंदरिया ऑर्डर,
फिर आते हैं निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो थे वो यूपी दिल्ली बेल्ट में थे, और बाबा फरीद आपके नॉर्थ में थे। बाबा फरीद भी बेसिकली दिल्ली रीजन में ही थे। तो मीडियम क्या थे सूफी मूवमेंट का? मीडियम क्या था? कव्वाली, सूफी पोइट्री, खानका दरगाह, ये सब थे। पिलग्रिम स्टेट थी। आगे फिर स्पिरिचुअल फिलोसफी जो इनकी थी उसको बोलते थे तहवीद। ताहीद, ताहीद है ना, ताहीद इनकी स्पिरिचुअल फिलोसफी थी। डिवाइन लव, इनर प्योरिटी के बारे में बात करते थे। शेड इथो भक्ति सूफी पहला, मतलब दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें कॉमन थी। दोनों क्या कॉमन थी? डेटी, मतलब भगवान पे फोकस था, डेटी पे फोकस था। लैंग्वेज लोकल यूज करते थे। डेटी फोकस क्या था? जैसे शगुन निर्गुण भक्ति में था, यहाँ पे तौहीद था। लैंग्वेज यहाँ पे अवधी ब्रिज हिंदी थी, यहाँ पे पर्शियन उर्दू लोकल डायलेक्ट से। इस स्पेसेस यहाँ पे देखिए लोकल लैंग्वेज अवधी ब्रिज ब्रिज हिंदी, ये भी लोकल लैंग्वेज है। पर्शियन उर्दू लोकल डायलेक्ट से भी था। सत्संग टेम्पल में जाते हैं, यहाँ पे खानका दरगाह में जाते हैं, भजन दोहा कीर्तन करते हैं। यहाँ पे सामा कव्वाली मिस्टिक पोइट्री। यहाँ पे सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, भक्ति मार्ग की बात करते हैं। सेम वही मार्जिनल इंक्लूजन और डिवाइन यूनिटी की बात करते हैं। तो दोनों का जो पर्पस था, प्रोसेस था, ऑलमोस्ट काफी मैच करता है। हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, इसमें आपका अकबर जो भक्ति मूवमेंट का जो हिस्टोरिकल, अकबर जो है सलीम चिश्ती को पेट्रोनाइज किया था, और अपना जो खुद का रिलीजन बताया सुलह कुल, दीन इलाही जो बोलते हैं। दारा शिको उपनिषद को ट्रांसलेट किए। दिल्ली सुल्तानत मुगल, आपके दिल्ली सल्तनत और मुगल का जो था इसमें भी सिंक्रेटिज्म को इंकरेज किया, मतलब दोनों को सिनर्जी बनाया, दोनों को एक साथ में कनेक्ट किया। कल्चर इंपैक्ट के बारे में बात करें तो गंगा यमुनी तहजीब, ये मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंटरफेथ वाला। फिलोसफिक लिटरेरी लेगेसी के बारे में बात करें तो कबीरदास जी, तुलसीदास, रविदास, सूफी पोइट्स, इन लोगों ने काफी लिटरेरी लेगेसी छोड़ के गए। अगला है आपका आर्किटेक्चर म्यूजियम, आर्काइव्स एंड हेरिटेज। टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात करें इन यूपी तो उसमें गुप्ता, पोस्ट गुप्ता और नगरा। तो गुप्ता पीरियड में क्या था? फ्लैट रूफ थी, स्क्वायर सेंट्रम था, नैरेटिव रिलीफ थे। एग्जाम्पल है आपका दशावतार टेम्पल देवगढ़ का और अचित्र। फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात करें तो उसमें पहले फ्लैट रूफ थे, यहाँ पे शिखर आ गया। पहले फ्लैट रूफ हुआ करता था, पोस्ट गुप्ता में शिखर क्रिएट हो गया, मंडप क्रिएट हो गया, और पंचायतना लेआउट स्टार्ट हो गया पोस्ट गुप्ता में। एग्जाम्पल काशी विश्वनाथ टेम्पल, गोविंद देव और दुर्गा कुंड। रिलीजन ब्लेड, भक्ति और राजपूत का फ्यूजन हो गया, कृष्णा मोटिव्स आ गए। ठीक है। विंध्यवासिनी टेम्पल इन मिर्जापुर, बलिया टेम्पल्स। फिर मटेरियल शिफ्ट क्या हुआ कि ब्रिक से सैंडस्टोन से मार्बल ऐसे शिफ्ट हो गया। पहले ब्रिक था, फिर सैंडस्टोन, फिर मार्बल। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो सल्तनत पीरियड में क्या था? ट्रू आर्चेस था, लाइम मॉर्टल था, जैसे जामा मस्जिद ऑफ जैनपुर, शाही ब्रिज, इन सब में यूज हुआ। मुगल में चारबाग लेआउट, पेट्राडूरा और सिमेट्री, जैसे कि ताजमहल, आगरा फोर्ट, अकबर का टॉम में यूज हुआ। नवाबी में वॉल्टेड हॉल्स, बड़े बड़े वॉल्टेड हॉल्स थे, भूल भुलैया, इन सब में यूज हुआ। बड़ा इमाम बड़ा, छोटा इमाम बड़ा, रूमी दरवाजा, ये सब। ठीक है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की खास बात क्या थी? सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी जैसे सिटीज हैं। सारनाथ में धार्मिक का स्तूपा, अशोकन प्लेयर, लायन कैपिटल, ये सब है। फिर कुशीनगर में महानिर्वाण टेम्पल और रामाभर स्तूपा है। श्रावस्ती में जेतवान विहार और टून बुद्ध आइडल्स। कौशाम्बी में अशोकन एडिक्ट और फोर्ट रून्स। फिर जैन आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो देवगढ़ और श्रावस्ती उनके मेन है। देवगढ़ में आपके 31 हिलॉक्स टेम्पल्स हैं। इसमें गहाड़वाला रूलर जो होते थे उन्होंने देवगढ़ के जो पैट्रोनेज किया था। श्रावस्ती में जैन शाइन से गुप्ता, पोस्ट गुप्ता पीरियड में ये मेन था आपका। म्यूजियम के बारे में बात करें तो 3-4 मेन म्यूजियम यहाँ पे। स्टेट म्यूजियम अवधि मुगल्स लखनऊ में है। सारनाथ म्यूजियम सारनाथ में, भक्ति कला भवन वाराणसी में, झांसी का म्यूजियम झांसी में है। ठीक है। आर्कियोलॉजी और आर्कीव की बात करें तो आपका सारनाथ, कौशाम्बी, हस्तिनापुर और झांसी, ये 4 प्लेस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे सारनाथ, कौशाम्बी, आर्कियोलॉजी की बात करें तो सारनाथ, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, झांसी, ये 4 मेन इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे आर्काइव्स हैं आपके, मतलब आर्कियोलॉजी के साइड से। आर्कीव्स की बात करें तो यूपी स्टेट आर्काइव्स लखनऊ, यहाँ पे लखनऊ में है, इलाहाबाद में है और भरत कला भवन, 3 है। ठीक है, 3 है, ये याद रखो।
स्टेट आर्किव लखनऊ वाला जो है उसमें परसेंट फरमान्स और ये सब है यहाँ पे। गुप्ता टू 1857 आपका इलाहाबाद में है, और भारत कला भवन में आपके संस्कृत की मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। ये आपका कैसे इन्होंने इसको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। लीगल फ्रेमवर्क आपका आर्कियोलॉजिकल एक्ट, AMASR एक्ट, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट, ट्रेजरी ट्रोव एक्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मिशन पॉलिसी, यूपी आर्काइव्स पॉलिसी 2021 आई थी। यूपी आर्काइव्स पॉलिसी 2021, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका मेंशन कर देना अपने आंसर में। ठीक है, हेरिटेज कंजर्वेशन इन यूपी, इसमें आते हैं आपके AMSR एक्ट, हृदय, एडॉप्ट हेरिटेज, यूपी हेरिटेज पॉलिसी, ये सब चीजें आती हैं आपकी हेरिटेज कंजर्वेशन में। अयोध्या कॉरिडोर, गैप्स, वे फॉरवर्ड, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल में अर्लियर पॉलिसी जो कॉलोनियल पॉलिसी थी उसमें परमानेंट सेटलमेंट 1793, मालवाड़ी सिस्टम, गंगा कैनाल मेरठ में, फॉरेस्ट एक्ट सोनभद्र में, और रेलवेज 1853 में, बनारस कानपुर इन सब में था। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 इलाहाबाद वाज द मेन। फिर प्री 1857 से पहले के जो रेजिस्टेंस मूवमेंट थे उसमें कौन कौन सा, फकीर और सन्यासी अपराइजिंग अवध में था, इंडिगो वाला गोरखपुर में। ट्राइबल की बात करें तो सोनभद्र जिसे वहां पे ट्राइब जाता है। कैनाल बेगारी एजिटेशन ये आपके वेस्टर्न यूपी में हुआ था अगेंस्ट द फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट में। 1857 रिवोल्ट के बारे में बात करें तो वो सब हमको पता है कि बैकग्राउंड वगैरह, खाली बेगम हजरत महल लखनऊ, रानी लक्ष्मी झांसी, नाना साहब कानपुर, तांत्या टोपे बुंदेलखंड, और मौलवी अहमदुल्ला शाह आपके फैजाबाद, ये इंपॉर्टेंट है आपके लीडर्स। पोस्ट 1857 की बात करें तो मुगल रूल एंड हो गया, क्राउन गवर्नेंस आ गया, लैंड कॉन्फिस्केशन हो गया, फिर आपका रिक्रूटमेंट शिफ्ट हो गया। बाकी जो बेसिक पॉइंट्स हैं वही सब। पीजेंट एंड एग्रेरियन मूवमेंट के बारे में बात करें तो अवध किसान सभा 1918-20, रामचंद्र और नेहरू जी, इसमें इंपॉर्टेंट है। अवध किसान सभा सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये, इसमें टेनेंट राइट्स और एंटी जमींदारी के बारे में। फिर आता है किसान सभा 1919 से 22, इसमें मदन मोहन मालवीय और रामचंद्र जी इंपॉर्टेंट है। एकम मूवमेंट के बारे में बात करें तो 1921 से 22, इसमें लोकल एलिट्स हुए। ठीक है, इंस्पायर द ऑल इंडिया किसान सभा, ये बहुत मतलब जो ऑल इंडिया ये सब मूवमेंट्स थे, इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा को इंस्पायर किया। नेहरू, सहाजानंद सरस्वती, फैजाबाद इलाहाबाद नेक्सस, दीज वर द की आउटकम्स। ये सोशल रिफॉर्म्स इन यूपी के बारे में बात करें तो जो कास्ट इक्वलिटी के बारे में बात करें इन्होंने किया था नरेंद्र देव जी ने, आचार्य नरेंद्र देव जी ने। वुमेन राइट्स के बारे में बेगम रोकैया, आर्य समाज। एजुकेशन में आपके मदन मोहन मालवीय जी थे और आपके श्रद्धानंद जी थे। रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में बात करें तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, अलीगढ़ एंड देवबंद मूवमेंट आपके रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में बात करता है। फिर आपके नेशनल इंडियन कांग्रेस एंड यूपी मेजर सेशन 1916 वाला सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, वो लखनऊ में हुआ था। प्रेसिडेंट मजूमदार थे। लखनऊ पैक्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात करता है। दूसरा कानपुर में हुआ था 1925 में। सरोजिनी नायडू आर द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट वाज सरोजिनी नायडू, और वो 1925 में कानपुर सेशन में। 1946 में मेरठ में हुआ था, आचार्य कृपनाली जी उसमें थे। यहाँ पे मेन सेशन है, बाकी और भी 2-3 हुए थे, लखनऊ में भी हुआ था। तो फिर मेजर लीडर्स, टॉप लीडर फ्रॉम यूपी, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ये हमको पता है इनके बारे में। स्वदेशी मूवमेंट 1905, खादी बनारस सिल्क, नॉन कॉर्पोरेशन, अवध में प्रोटेस्ट हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। सीडीएम में आपका साल्ट प्रोटेस्ट प्रतापगढ़ में हुआ था, ये याद रखिए, प्रतापगढ़ में साल्ट का प्रोटेस्ट हुआ था। कमला नेहरू का एक्टिविज्म इसमें काम आया था, कमला नेहरू का नाम लिख सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में देखें तो चिट्टू पांडे का बलिया गवर्नमेंट, वो मेन था आपका। फिर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ एचआरए कब होता है, 1924 में, बिस्मिल सन्याल अशफाकुल खां। फिर काकोरी राबरी 1925 में हुई, एक साल बाद ही, उसमें बिस्मिल आजाद और अशफाकुल खां थे। फिर एचएसआरए से कब कन्वर्ट हो गया, 1928 में, उसमें आजाद और भगत सिंह दो मेन थे। फिर आजाद जी का कब डेथ हुआ, 1931 में, अल्फ्रेड पार्क। ठीक है, कल्चर एंड एजुकेशन रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो आपका कल्चरल रिवाइवल कहाँ पे, मतलब बीएचयू फॉर्म हुआ 1916 में, उससे बहुत पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में ही फॉर्म हो गई थी, भाई सैयद अहमद खान। तो इसको ऐसे प्रसिद्ध क्रोनोलॉजी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 सर अहमद खान, फिर बीएचयू आया 1916 में, मालवीय जी ने किया।
देवबंद वाला स्कूल था, ये 1866 में था। सबसे पहले देवबंद आया, फिर भारत कला भवन, रामकृष्ण दास। पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन के बारे में बात करें तो इसमें आपका देवबंद, एमयू, ऑपोजिशन, गंगा जमुनी तहजीब। ठीक है, एमिनेंट पर्सनालिटीज, तो ये हमको पता है 18, इसको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको, अगर वुमेन पर्सनालिटी पूछा या कोई पर्सनालिटी पूछा तो आप उसको फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 1857 के रिवोल्ट की कौन कौन से थे? लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, मौलवी लियाकत खान और राव कदम सिंह। फिर अर्ली 20th सेंचुरी में मास मोबिलाइजेशन और सोशलिस्ट थिंकर कौन कौन थे? नरेंद्र जी, चिट्टू पांडे, रामचंद्र और शहजानंद सरस्वती। शहजानंद सरस्वती की खास बात क्या है? इन्होंने 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा को फाउंड किया लखनऊ सेशन में, बिल्ड एंटी जमींदारी नेटवर्क्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी थे, जमींदारी को अबोलिश किया, पुलिस रिफॉर्म लेके आए। रफी अहमद किदवई कौन थे? फूड सिक्योरिटी के रिलेटेड इनका नाम काफी था, लैंड रिफॉर्म, टेनेंसी रिफॉर्म में। लाल बहादुर शास्त्री, विनोद 65 वॉर, ग्रीन रिवोल्यूशन। नेहरू जी के बारे में तो सब पता ही हमको। ओके, फिर आते हैं आपके एजुकेशनिस्ट के बारे में बात करें तो मदन मोहन मालवीय 1916 में बीएचयू फॉर्म किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने क्या किया आपका? महेंद्र प्रताप, इन्होंने गदर मूवमेंट में जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की थी 1925 में 15 में। कहाँ पे? काबुल में। ओपन प्रेम महाविद्यालय। मौलाना शौकत अली के बारे में बात करें तो खिलाफत लीडर थे, जामिया मिलिया इस्लामिया के को फाउंडर थे 1920 में। मौलाना हसरत मोहानी, इनके बारे में बात करें तो इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद जो टर्म था उसको कॉइन किया था। ठीक है, डिमांडेड द पोस्ट स्वराज, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सोशल जस्टिस और गांधीयन, पोस्ट गांधीयन थिंकर के बारे में बात करें तो राम मनोहर लोहिया जी और गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका रूरल इश्यूज इन यूपी। रूरल इश्यूज में क्या है? अगेन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में कॉजेज, सोशल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज। ठीक है, माइग्रेशन अराउंड 40% है, 40% माइग्रेशन होता है रूरल से, उसको आप लिख सकते हैं। 60% वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर, ओनली 24% ऑफ स्टेट जीडीपी, ये अगेन प्रॉब्लम है। 24% एग्रीकल्चर केवल जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वर्कफोर्स जो है वो 60% है। माइग्रेंट्स के बारे में तो 40%। अर्बन टू रूरल माइग्रेशन सेम चीज। कॉजेज में आप यहाँ पे पुश और पुल, पुश एंड पुल कॉजेज, पुल फैक्टर्स लिख सकते हैं, पुल कॉजेज लिख सकते हैं फॉर द माइग्रेशन। ठीक है, अगला है आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें एग्रीकल्चर में बुंदेल एक्सप्रेसवे से हेल्प मिलेगा। एमएसएमई में एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, इंडस्ट्री, इन सब के थ्रू इकोनॉमिक बूस्ट होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश, तो इसमें गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव क्या क्या है? ग्राम सड़क योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना, ये आपके रूरल रोड बनाती है। पूर्वांचल एक्सप्रेस से लखनऊ गाजीपुर को कनेक्ट करता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है जो जौनपुर, चित्रकूट और झांसी को कनेक्ट करता है। कोर रोड नेटवर्क है आपका, वर्ल्ड बैंक फाउंडेड रूरल रोड्स को बनाता है। WB मतलब आपका वर्ल्ड बैंक। इलेक्ट्रिसिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें तो सौभाग्य, उदय, कुसुम, सोलर पार्क, ये आपके स्कीम्स हैं जो आपकी सोलर और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के लिए काम करते हैं। कुसुम बहुत इंपॉर्टेंट है। कुसुम में बेसिकली सोलर पंप देते हैं और ऑलरेडी 25,000 सोलर पंप डिप्लॉय हो चुके हैं। ये याद रखिए, 25,000 सोलर पंप डिप्लॉयड अंडर कुसुम, 25,000। ठीक है, ये डेटा आप लिख के आना। वाटर सप्लाई और कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो वाटर सप्लाई कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो जल जीवन मिशन, बुंदेलखंड पैकेज, अटल भूजल योजना, नमामि गंगे, ये आपकी की स्कीम्स हैं। बाकी इस एसडीजी से इनको कनेक्ट कर देना, चैलेंजेस सोल्यूशन लिख देना। रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के बारे में बात करें तो रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी, तो अगेन इश्यूज हमको पता, लो इनकम, हैवी वर्कलोड, ट्रेनिंग गैप्स, ये सब रहता है, मेडिटेशन डिले, ये सब रहता है। चैलेंजेस, स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, पुअर एक्सेस है, लो ट्रस्ट है। क्या क्या एक्शन लिया? पीएम पीएम जन आरोग्य योजना, इस ऐसे करके मिशन इंद्रधनुष, मोबाइल यूनिट्स। फिर रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड, आशा की सैलरी बढ़ा दो और डिजिटल टूल लगा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दो, टेलीमेडिसिन, वही कॉमन जो पॉइंट्स होते हैं। सोशल इनइक्वालिटी की बात करें तो कास्ट, जेंडर, क्लास अभी भी रूरल एरियाज में अवेलेबल है, इसके बारे में हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है,
फिर आगे आके आपका रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स वाला जो आपका 11 ईयर्स का है ना, उसका आउटपुट आप देख लेना यहाँ पे। वही आवास योजना, मनरेगा, हेल्थ मिशन, इन सबके क्या क्या इन्होंने बना के दिया उसके बारे में। कोऑपरेटिव्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन उत्तर प्रदेश। कोऑपरेटिव्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, इसमें क्या है, इनका रोल क्या होता है कोऑपरेटिव्स का? एग्रीकल्चर, मार्केट एक्सेस, फाइनेंशियल एक्सेस, एम्प्लॉयमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सारे आपके इन सब एरियाज में जो आपका कोऑपरेटिव है वो हेल्प करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे हेल्प करता है रूरल इकोनॉमी में? वुमेन का एम्पावरमेंट करता है, लाइवलीहुड को क्रिएट करता है, हेल्थ आउटरीच क्रिएट करता है, सोशल जस्टिस क्रिएट करता है। और इसके एग्जाम्पल लिखे हुए आपको ये याद रखना। वुमेन एम्पावरमेंट का 1.2 सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर रूरल लाइवलीहुड मिशन। लाइवलीहुड के बारे में बात करें तो फतेही मतलब भदोही कारपेट आप लिख सकते हैं, भदोही। और फिर सोशल जस्टिस में आपका चित्रकूट का डिमांड, सेल्फ हेल्प ग्रुप से चित्रकूट डिमांड फेयर वेजेस, आपके सोशल जस्टिस की बात करते हैं। ओके, तो ये आपके कोऑपरेटिव, इनका इम्पैक्ट क्या है, यहाँ पे कुछ कुछ डेटा है, जैसे कि पॉवर्टी रेशन कितना हुआ है, 1.5 करोड़ वुमेन ऐड हुई हाउस होल्ड इनकम में। एग्रीकल्चर एफिशिएंसी के बारे में कहते हैं 30% क्रॉप वाया कोऑपरेटिव सर्विसेज। तो जो 30% क्रॉप लॉस रिड्यूस हुआ है आपके कोऑपरेटिव मॉडल से, ये वाला अच्छा डेटा है, आप इसमें लिख सकते हैं 30% रिड्यूस्ड। ठीक है, जितना होता था उसका 30% वेस्ट हो जाता था, जो कोऑपरेटिव के थ्रू अब नहीं होता है। ओके, चैलेंजेस, अगेन कोऑपरेटिव के चैलेंजेस क्या है? गवर्नेंस नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, लिमिटेड स्केल है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्या चैलेंजेस हैं? लो लोन एक्सेस है, ट्रेनिंग डेफिसिट है और सोशल नॉर्म्स का इश्यू है। गवर्नमेंट सपोर्ट क्या चाहिए? गवर्नमेंट ने क्या क्या एनआरएलएम कर दिया, आरआईडीएफ, स्किल डेवलपमेंट मिशन स्टार्ट कर दिया, कोऑपरेटिव रिवाइवल कर दिया, मिशन शक्ति स्टार्ट कर दिया वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। ओके, अर्बनाइजेशन के बारे में बात करें तो अर्बनाइजेशन की बात करें तो 23.7% इन 2011, 30% बाई 2031 होने वाला है, ये आपका डेटा है। फिर 2011 का जो सेंसस है उसका डेटा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अर्बन ग्रोथ 30% पॉपुलेशन बाई 2031, 30% होने वाली है 2031 तक। ठीक है, ये डेटा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिटीज जो है 60% ऑफ स्टेट जो जीडीपी होता है, ग्रॉस जीडीपी, स्टेट जीडीपी, उसका 60% सिटीज से आता है। ठीक है, ये याद रखें, 60% प्रॉफिट मतलब जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सिटीज से आता है। इन्वायरमेंट कंसर्न, जो आपका पोल्यूशन, ये सब है। ठीक है, बाकी स्लम डेवलपमेंट अगेन इशू है। स्कीम्स के बारे में बात करें तो अर्बन मिशन, अमृत, यूपी अर्बन पॉलिसीज, ये सब है। हाउसिंग और स्मार्ट सिटी में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इनके एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अर्बन गवर्नेंस की बात करें यूपी में, हेल्थ एजुकेशन म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूट, तो अराउंड 15,000 मेट्रिक टन पर डे, आप इसमें ये लिख सकते हैं डेटा, इतना वेस्ट क्रिएट होता है और ओनली 40% ट्रीट होता है। 15,000 मीट्रिक टन पर डे, ये लिख दिया, और उसका केवल 40% जो होता है वो आपका वेस्ट ट्रीटेड होता है। ठीक है, पनकी, कानपुर, देवनार, इन लखनऊ, ये सब आपके लैंडफिल्स हैं जो आपका ओवरबर्डन हो रहे हैं। ऑल राइट, बाकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहाँ पे नगर निगम, 17 नगर निगम से 35 अर्बन पॉपुलेशन को सर्व करते हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है कि लेस देन 50% प्रॉपर्टी टैक्स है। जितना प्रॉपर्टी टैक्स मिलना चाहिए उसका लेस देन 50% ही मिलता है उसको, बाकी सब नहीं मिलता है। तो बाकी इससे हाई ग्रांट डिपेंडेंसी है इनके अंदर। अर्बन क्राइम और लॉ इन्फोर्समेंट की बारे में बात करें तो अर्बन क्राइम 30% ऑफ जो 30% केसेस हैं 3.5 लाख केसेस में, उसमें 30% क्राइम जो है वो अर्बन एरियाज में होते हैं। ठीक है, पुलिस का डेफिसिट है एक्चुअली 1 to 1400, 1400 लोगों पे एक पुलिस वाला है, जबकि यूएन बोलता है 450 में एक। ठीक है, 30-40% जो है वो वैकेंसीज हैं। जुडिशियल इश्यूज 10 लाख केस पेंडिंग है, सोशियो
इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, ये भी अर्बन पॉवर्टी, ये सब आपके कंट्रीब्यूट करते हैं। सॉल्यूशन वी नो कि पुलिसिंग रिमूव करो, इंप्रूव करो, जुडिशरी इंप्रूव करो, कम्युनिटी पॉलिसिंग करो, साइबर सिक्योरिटी करो, सोशल मेजर करो। इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए? मिशन शक्ति वुमेन सेफ्टी के लिए, स्मार्ट पॉलिसिंग, CCTNS डिजिटल क्राइम ट्रैकिंग के लिए, एंटी गैंगस्टर ड्राइव ये भी स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब आते हैं आपका ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो आपके मेन कौन से? गोंड, कोल, थारू, पनिका, सहारिया, भूमिया, खरवार, मैगरी, दरिया। इस सब में थारू काफी इंपॉर्टेंट है। थारू के बारे में बात करें तो मैट्रिलिनियल माघ पूर्णिमा इनका फेस्टिवल होता है, मैट्रिलिनियल कॉन्सेप्ट होता है। इको टूरिज्म, फॉरेस्ट टूरिज्म, बहराइच और बलरामपुर एरिया में इनका मेन रहते हैं ये लोग। 5th शेड्यूल 15(5) और 46 में इनका प्रोटेक्शन होता है। FRA एक्ट 2006, पेसा एक्ट 1996, ये सब एम्पावर करते हैं ट्राइबल ग्राम सभा को। इनरिचमेंट केस स्टडी, ठीक है, इसमें थारू होम स्टे मॉडल इन दुधुआ, इसका आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बात करें तो कौन कौन सी स्कीम है यहाँ पे? एजुकेशन के लिए ट्राइबल हॉस्टल है, लाइवलीहुड के है, फिर हेल्थ, हाउसिंग, स्किल डेवलपमेंट, गवर्नेंस, हर तरह के लिए स्कीम्स बनाई गई हैं। कास्ट एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर के बारे में करें तो यहाँ पे कितना है कि आपका OBC 40 से 45% है, जनरल 15 से 20% है, SC 21% है, ठीक है। ST जो ट्राइब्स हैं वो बहुत कम है, 0.6%। तो इसका आप ये लिख सकते हैं, मेजोरिटी यहाँ पे OBC का है 40 से 45%, जनरल 15 से 20, SC उसी के बराबर है ऑलमोस्ट 21%, ठीक है। ST सबसे कम है। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी में लैंड ओनरशिप नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, हाउसिंग का इश्यू है, ठीक है। आगे आते हैं आपके जेंडर रोल्स इन उत्तर प्रदेश में। तो जेंडर रोल्स क्या है आपका? फीमेल लिटरेसी काफी लो है, 63.4% ही है ओनली। वर्क फोर्स एक्सक्लूजन बहुत है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जस्ट 21% है, ठीक है। ये डेटा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन सबको प्रमोट कर रहे हैं वुमेन के लिए। वुमेन मूवमेंट्स के बारे में बात करें तो पूरी इंडिपेंडेंस आप बना सकते हैं, फिर 18 से 19 2000 ऑनवर्ड्स ये बना सकते हैं। चाइल्ड वेलफेयर, अगेन इसमें जो स्कीम्स हैं पोषण, ICDS, कन्या सुमंगला, गर्ल एजुकेशन के लिए, और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन है, ये सब सर्विसेज आपके बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए। एल्डरली वुमेन के बारे में एल्डरली वेलफेयर के बारे में बात करें तो हेल्थ, इकोनॉमी, सोशल, इस हर तरह का प्रोटेक्शन दिया गया है इनको। वृद्धा पेंशन भी देते हैं, 14567 हेल्पलाइन भी है, ठीक है। फिर पर्सनल PWS, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, इसमें क्या है ओनली 25% PW चिल्ड्रन इन स्कूल्स, ये अगेन प्रॉब्लम है इनका, ठीक है। उसके लिए अलग अलग सुगम्य भारत अभियान जो है वो आपका मेन, इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एलिम्को कानपुर में है, ये आपका एलिम्को क्या बोलते हैं, आपके लिम्स वगैरह के जो पार्ट्स होते हैं ना उनको सप्लाई करता है एलिम्को। यूथ 34% है। बैकवर्ड क्लास एंड दलित के बारे में बात करें तो अगेन इनका मंडल एरा, पोस्ट कंटेम्प्रेरी, ये सब यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इनकी बात करें तो सोशल इंपैक्ट कहाँ पे? जेंडर, फैमिली, कास्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, जेंडर रोल, कल्चर, कम्युनिटी लाइफ, इन सब के ऊपर पड़ा हुआ है। सोशल कल्चर चैलेंजेस, कल्चरल डाइल्यूशन हो गया, अर्बन इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई, डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, फिर आपका रूरल निग्लेक्ट क्रिएट हो रहा है, और जेंडर बैरियर क्रिएट हो रहा है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। रीजनल डिस्पैरिटी और रीजनलिज्म के बारे में बात करें तो मतलब पूरा यूपी एक जैसा नहीं है, वहां भी काफी सारी रीजनल डिस्पैरिटीज हैं। तो क्यों डिस्पैरिटीज हैं? कॉलोनियल लेगेसी, रिसोर्स इक्वल है, एग्रेरियन डिपेंडेंसी बहुत है, पॉलिटिकल एपैथी है, और डेमोग्राफिक प्रेशर है। ये सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटी है। अब यहाँ पे कैसे कंपेयर करेंगे? लेस देन 10% पॉवर्टी इन वेस्ट, मोर देन 40% इन बुंदेलखंड। ये देखो, अब जैसे यहाँ पे अगर हम मैप बनाओगे
तो आप मैप बनाओगे तो देखोगे कि जो बुंदेलखंड में मोर देन 40% है और वेस्ट में देखोगे लेस देन 10% है। तो ये क्या दिखाता है? गरीबी। तो ये क्या दिखाता है कि आपका रीजनल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। दिस इज वेरी गुड डेटा। ठीक है। करेक्टिव मेजर में क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, बाकी सारे वही एक एक स्टेप्स आप यहाँ पे ले लो। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करें तो आपकी अलग अलग पार्टीज हैं, मेजर रीजनल पार्टीज, उसमें आपका एसपी, बीएसपी, आरएलडी, अपना दल, पीस पार्टी, ये सब आते हैं। रिवोल्यूशन क्या हुआ? प्री 90s में कांग्रेस किसान सभा थे, फिर 80 से 2000 के बीच में मंडल एरा, राम जन्मभूमि, इसमें काफी ओबीसी दलित एम्पावरमेंट के बारे में बात हो रहा था। 2014 जब बीजेपी मेन सेंटर में आई, उसके बाद में सेंट्रलाइज डोमिनेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे पार्टीज का। ठीक है। बाकी यहाँ पे इश्यूज, कॉन्सेप्ट, ये सब। अब आता है आपका गवर्नर। गवर्नर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार पूछा जा सकता है, तैयार करिए। ये क्या है? आपका नॉमिनल हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉच डॉग होता है। 153 से 162 आर्टिकल। 155 आर्टिकल आपका अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। 156 आपके टेन्योर के बारे में बात करता है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 5 साल के लिए करता है। ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है। पावर्स के बारे में बात करें तो आपके 5 मेन डोमेन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशरी और डिस्क्रिशनरी। ठीक है। ये आपके 5 होते हैं, हमने बेसिक्स में पढ़ा है, उनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करें तो जुडिशियल रिव्यू का 226 आर्टिकल है, याद रखो, 226 जुडिशियल रिव्यू ऑफ गवर्नर। चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करें तो चीफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड, आर्टिकल 164। ठीक है। 164 आर्टिकल रियल एग्जीक्यूटिव हेड है आपका चीफ मिनिस्टर। पहले चीफ मिनिस्टर जीबी पंत। ठीक है। कोर फंक्शन एग्जीक्यूटिव लीडर है, लेजिस्लेटिव हेड है, क्राइसिस मैनेजर, सेंट्रल स्टेट लिंक है। आपके उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या रोल होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो डिसीजन लेते हैं यहाँ पे। 163 आर्टिकल इसमें बताता है डे टू डे गवर्नेंस के बारे में। सीएम होता है, वो हेड ऑफ काउंसिल होता है, फिर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, कंपोजिशन। काम क्या होता है इनका? लेजिस्लेटिव काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, फाइनेंशियल काम होता है, क्राइसिस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है। ये हो गया आपके पॉइंट्स। बाकी इन सबको अगर आपको हेडिंग्स पता है इनके, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, ये सब है हमको, तो इनके अंदर के पॉइंट आप कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे, मतलब पॉइंट्स आपको याद आ जाएंगे। तो हेडिंग आप थोड़ा सा एटलीस्ट याद कर लो। लेजिस्लेचर के बारे में बात करें तो ये कौन सा है? बाइक कैमरल लेजिस्लेचर है। बाइक कैमरल मतलब 2 हाउसेज होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, असेंबली और काउंसिल। ठीक है। क्वासी फेडरल जो इंडिया का है वहां वैसा ही यहाँ पे भी है। लोकसभा, विधानसभा के बारे में बात करें तो कितना? लोअर हाउस है 403 डायरेक्टली इलेक्टेड है, विधान परिषद में 100 डायरेक्टली, इनडायरेक्ट प्लस नॉमिनेटेड। टेन्योर 5 साल का है। ठीक है। बाकी वो हमको बताइए बेसिक्स। लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर क्या है आपके? यहाँ के स्टेट लिस्ट में पूरा लेजिस्लेटिव पावर स्टेट लिस्ट में लिस्टेड बना सकता है, कॉन्क्रीट में शेयर्ड है। मनी बिल्स असेंबली को मिलता है, ऑर्डिनेंस बाय गवर्नेंस एंड यूनियन ओवरराइड कर सकती है। सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव मेजर्स, यूनियन की सुप्रीमेसी, इमरजेंसी पावर्स सेंटर के पास होती हैं, नेशनल इंटरेस्ट लॉज सेंट्रल के पार्लियामेंट के पास होते हैं। स्टेट का ऑब्लिगेशन होता है 256 के अंदर में कि स्टेट मस्ट इंप्लीमेंट यूनियन लॉ इन 256। 256 बोलता है कि स्टेट को यूनियन लॉज जो हैं उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जैसे जीएसटी वगैरह है, इन सबको करना पड़ेगा। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में क्या आता है मेन आपका? शेड्यूल। लेजिस्लेटिव के बारे में बात करें तो शेड्यूल 7, उसमें 3 लिस्ट हैं, पब्लिक हेल्थ और स्टेट लिस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें 256, फाइनेंशियल, अगेन ये मेन आप यहाँ पे पॉइंट्स आपको ये पता रखना कि लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, ये 3 आपकी डायमेंशंस है कि इनके अंदर में आपके सेंट्रल स्टेट रिलेशन को आप यहाँ पे बता सकते हैं। इश्यूज, रिफॉर्म्स, सॉल्यूशंस यहाँ पे हैं। ठीक है। पब्लिक सर्विसेज इन उत्तर प्रदेश, पिलर्स ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस आते हैं। इस पे क्या क्या पिलर्स हैं आपके? हेल्थ, एजुकेशन, सेक्टर वाइज फिर उसकी स्कीम्स हैं, उनके इम्पैक्ट हैं। तो हेल्थ सेक्टर की स्कीम कौन कौन सी? आयुष्मान भारत, इंद्रधनुष। ठीक है। एजुकेशन में समग्र शिक्षा, ऑपरेशन कायाकल्प। पब्लिक सिक्योरिटी, यूपी 112 आपके जो सिक्योरिटी के लिए महिला
पराकोस्ट, मेरा पराकोस्ट, ये आपका इमरजेंसी सर्विसेज पुलिस के लिए है। ट्रांसपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इन सबकी जो अलग अलग स्कीम्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, चैलेंजेस एंड सोल्यूशन। ठीक है। ऑडिटिंग एंड सोशल ऑडिट, इस चैप्टर, इसके लिए क्या क्या किया गया है? ऑडिटिंग के लिए आपका मल्टी टायर स्ट्रक्चर बनाया गया है। मल्टी टायर स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में सीएजी रहेगा, स्टेट में एजी रहेगा, लोकल में डीएलएफए रहेगा, और इंटरनल डिपार्टमेंट मतलब विद इन डिपार्टमेंट क्या रहेगा? डिपार्टमेंट का ऑडिट विंग्स बनाएंगे हर डिपार्टमेंट में, और एक्सटर्नल में थर्ड पार्टी ऑडिटर्स को लेके आएंगे। तो आपका 5 लेवल्स का जो मल्टी टायर स्ट्रक्चर है वो बनाएगा आपका ऑडिटिंग को लेके। ऑडिट एंड सोशल ऑडिट ये सीधे एक टॉपिक है आपके पेपर 5 में, राइट। तो सबसे पहले काम तो आप मल्टी टायर बना देना। आप सीधे यहाँ पे ये पिरामिड वाला डायग्राम बना के भी ये 5 दिखा सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये आपके 5 हो गए लेवल, सेंट्रल, स्टेट और लेवल और लोकल, उसके बाद में फिर इंटरनल, एक्सटर्नल। टाइप्स एंड इम्पैक्ट, टाइप्स क्या क्या होती है ऑडिट के टाइप्स? कॉम्प्लेंस ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, इस तरह की 3 होती है। इम्पैक्ट क्या वही होता है कि मिसयूज को होता है तो एक्सपोज होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, पीसी इफेक्टिवनेस पता चलता है। चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, केस बेस्ड रिजल्ट, कुछ जो केस स्टडीज को है तो आप जैसे कि नरेगा, एमजी नरेगा में 2 करोड़ वेज फ्रॉड फ्लैग्ड एंड रिकवर्ड, 2 करोड़ रुपए का वेज था वो आपका रिकवर हो गया। पीडीएस में फेक राशन कार्ड वाला हो गया। एमडीएमएस में मिल्क राइस सप्लाई स्कैम। एमडीएमएस क्या है? मिड डे मिल्क, मिड डे मील स्कीम में मिल्क और राइस जो सप्लाई होता था उसका स्कैम एक्सपोज्ड, मतलब कि सप्लाई करते नहीं वो दिखा देते कि सप्लाई हुआ है। एडवोकेट जनरल ऑफ यूपी, इसका अगर क्वेश्चन आया तो अगेन हम कहां से स्टार्ट करेंगे? सीधे आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल कौन से आपका? 165। 165 आर्टिकल क्या बोलता है? एस्टैब्लिशेस द एजी फॉर स्टेट, 165। तो ये नंबर याद रखिए, 76 फॉर सेंट्रल लेवल, ठीक है। एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल के लिए आपका 76। तो 165 आर्टिकल नंबर याद करिए। यहां से अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अपॉइंटेड बाय गवर्नर, एलिजिबिलिटी, क्वालिफाइड टू बी हाई कोर्ट जज, 10 years प्लस एक्सपीरियंस, टेन्योर नो फिक्स टर्म, सर्व्स एज अ गवर्नर्स प्लेजर। ठीक है, क्या क्या करता है? लीगल एडवाइजर है, कोर्ट का रिप्रेजेंटेशन करता है, लॉ वेटिंग, डिफेंड स्टेट पॉलिसीज, लेजिस्लेटिव प्रेजेंस और पब्लिक ग्रीवेंस सपोर्ट, ये सब करता है। ये सारे चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स, ठीक है। यूपी हाई कोर्ट, यूपी हाई कोर्ट का मेन डेटा क्या है आपका? आर्टिकल 214, है ना। 214 आर्टिकल है, वहां से यूपी हाई कोर्ट आती है। 214, 214, ठीक है, याद रखिए। 214 मेन सीट्स कहां पे है आपके? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हाई कोर्ट का मेन सीट है, और लखनऊ में बेंच है। कहां कब से? 1948 से। 160 जज की स्ट्रेंथ है। सैंक्शन ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, आपके इलाहाबाद, ठीक है। चीफ जस्टिस एंड जजेस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, 217। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ये तो बेसिक्स है, आप यहाँ पे देख लेना। कुछ लैंडमार्क जो डिसीजन या कंट्रीब्यूशन है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो याद रखो, उसको एग्जांपल में यूज करना। राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस 1975, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इससे आपका इमरजेंसी में काफी रोल था इसका, इसकी वजह से इमरजेंसी लगाई गई थी। बूस्टेड द इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी। फिर अयोध्या वर्डिक्ट 2010 में आया था कम्युनल हार्मोनी के लिए। कानपुर टेनरी केस 1987 एनवायरमेंट के रिगार्डिंग। कोविड में तो सोमोटो ले लिया इन्होंने। राइट टू फूड पीआईएल आई थी यहाँ पे रिफॉर्म्स इन पीडीएस के लिए। बाकी भाई पेंडेंसी, वैकेंसी, पीआईएल मिसयूज, डिजिटल एक्सेस, इन सब का इश्यूज है इसमें। कॉमन इश्यूज, कॉमन सॉल्यूशंस। स्टेट स्पेशल स्टेट्स मतलब स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर उत्तर प्रदेश। आर्टिकल याद ना रहे तो क्या पार्ट 6 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आर्टिकल याद नहीं तो पार्ट 6 ही लिख दो आप यहाँ पे। ठीक है, इक्विटी की बात करें, स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो एससी एसटी इन सब का जो इक्विटी है वो क्राइटेरिया हॉरिजॉन्टल फॉर डेवलपमेंट। इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हैं, राइट। तो ठीक है, इसको देख लेना। इसका कुछ तो डिस्कस था इश्यूज। ऑफिशियल लैंग्वेजेस पॉलिसी इन यूपी, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस का क्या है?
आगे यहाँ पे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन 1837 उर्दू रिप्लेस द पर्शियन कोर्स, ये काफी आपका बैकग्राउंड है। उर्दू जो था पर्शियन को रिप्लेस किया उसने। बाकी 1900 में बाइलिंगुअल था, 1950 में हिंदी बना, अडॉप्टेड वाया यूपी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। 1989 में आपका उर्दू बन गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बायस 345, 347, 350, 351, these are the articles you can write. बाकी challenges and way forward. Consolidated and contingency fund of UP, consolidated fund of UP 266, 266, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। consolidated fund of UP 266, बाकी इसमें रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, ऑडिट, ये सब आएगा। चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स, कंटिजेंसी आपका कहां पे आएगा 267, 267 आर्टिकल जो है आपका वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, राइट। तो इसको ये मेन आर्टिकल आप याद रखो। बाकी सिलेक्शन, स्टेट सिलेक्शन कमीशन यूपी, स्टेट सिलेक्शन कमीशन उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है 243 के। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स पीआरआई एंड अर्बन लोकल बॉडी पोल्स, तो कवर 75 डिग्री डिस्ट्रिक्ट्स एंड 213 विल बी। तो जो आर्टिकल आपका पोल्स क्रिएट करेंगे 243 के, तो ऐसे याद करिए 74th एंड 73rd अमेंडमेंट, ये किसी भी लोकल बॉडी का अगर आता है तो वहां पे आप इसको लिख सकते हैं, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट इसको, और 243 के आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस में। बाकी वही की फंक्शंस, रोल, पंचायती राज सिस्टम इन यूपी, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 इंप्लीमेंटेड बाय यूपी पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 1994। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसके 2 साल बाद आपका यूपी का अमेंडमेंट एक्ट आया था पंचायती राज वाला। यहाँ पे यूपी में क्या फॉलो होता है आपका 3 टायर सिस्टम फॉलो होता है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। तो मतलब 3 लेवल का, जिला, ब्लॉक और विलेज। ठीक है, तो ये आपका हो गया आर्टिकल कवरेज 243 243 ओ। बाकी ठीक है, बाकी इश्यूज और चैलेंजेस। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान यूपी मॉडल। तो ग्राम पंचायत ये डेवलपमेंट प्लान था मैंडेट बाय 243G 243G के ने मैंडेट किया था। इट इज ए बॉटम अप प्लानिंग मैकेनिज्म अलाइन टू एसडीजी गोल्स एंड लोकल नीड्स। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बॉटम अप जो प्लानिंग होती है उसका एक अच्छा एग्जांपल है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। की स्टेजेस, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फोकस एरियाज बेसिक सर्विसेज, लाइवलीहुड, सोशल जस्टिस, एनवायरमेंट और गुड गवर्नेंस, दीज 5 आर द बेसिक फोकस ऑफ दिस स्टेट लाइक जीपी डीपी का। अर्बन लोकल बॉडीज इन उत्तर प्रदेश, अगेन इसमें है इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 लिख देंगे। बिल शेड्यूल, लिस्ट 18 फंक्शंस। तो इन सबको भी आप सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेके आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। इवोल्यूशन कॉलोनियल पीरियड में, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1992 में 74th अमेंडमेंट और प्रेजेंट में स्मार्ट सिटी और अमृत, ये सारे स्कीम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ यूएलबी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्लासिफिकेशन में क्या कहता है, नगर निगम अगर 10 लाख के ऊपर है तो आपका नगर निगम आएगा, 20,000 से 10 लाख के बीच में है तो आपका नगर पालिका है। लेस देन किस क्या चीज है, मतलब ये पॉपुलेशन, तो 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो निगम है, अगर 10 लाख से 20,000 से 10 लाख के बीच में तो पालिका है, और 20 लाख से भी कम है तो पंचायत है। तो ग्राम पंचायत होती है ना, तो अगर उसको नगर पंचायत बोल देते हैं, 20,000 तक है, 20,000 से 10 लाख है तो पालिका, पंचायत, फिर पालिका, फिर निगम। तो ये इसका ऑर्डर होता है। तो ये भी अच्छा यूएलबी टाइप है, ये आप याद रखिए। एग्जाम्पल इसके हैं कि नगर निगम लखनऊ कानपुर पड़ा है, पालिका में मथुरा अलीगढ़ आता है, पंचायत का एग्जाम्पल है ललितपुर। ठीक है, चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स, स्कीम्स, गवर्नमेंट इससे रिलेटेड स्कीम कौन कौन सी है, स्मार्ट सिटी, अमृत, पीएम आवास योजना अर्बन और स्वच्छ भारत अभियान अर्बन। ह्यूमन राइट्स चैलेंजेस इन यूपी,
तो अब ह्यूमन राइट चैलेंजेस का क्या होगा आपका, जो ह्यूमन राइट के इश्यूज हैं उसके लिए इसमें आता है आपका कास्ट वाला इश्यूज, जो एट्रोसिटीज हैं, पॉलिसी एक्सेसेस, जेंडर वायलेंस और सप्रेशन ऑफ डिसेंट। तो ये सब जो चैलेंजेस हैं इनका एग्जाम्पल डाल के आप यहाँ पे लिख सकते हैं, रिसेंट एग्जाम्पल डाल दीजिए। इंस्टीट्यूशनल गैप्स के बारे में बात करें तो जो चैलेंजेस अलग हैं, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस अलग हैं। इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस मतलब जो बॉडीज हैं वो अच्छे से काम नहीं करती हैं। कैसे, जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो इसका काम तो है वायोलेशन को करना, लेकिन वो बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है ह्यूमन राइट कमीशन, ये इसका लिमिटेशन है। एनएचआरसी है वीक इन इम्प्लीमेंटेशन, फास्ट ट्रैक कोड बैकलॉग्स हैं, SC/ST वुमेन कमीशन है, पुअर आउटरीच है, फॉलोअप नहीं होता है, ये सब इश्यूज हैं इनके। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल गैप्स वहां पे, फिर सिस्टमेटिक सिस्टम का जो इश्यूज है वही कास्ट एट्रोसिटीज, पुलिस ब्रूटैलिटी, जेंडर वायलेंस, सप्रेशन ऑफ डिसेंट और इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस। ये सब एग्जांपल लिख के आप यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन के बारे में बात कर सकते हैं। अगला आपका गुड गवर्नेंस इन यूपी। तो गुड गवर्नेंस हमको पता है क्या क्या चीजें होती हैं। जो गुड गवर्नेंस के पिलर्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, डिसेंट्रलाइजेशन और सर्विस डिलीवरी। तो इन 5-6 पिलर्स के बारे में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो यहाँ पे आप लिखा हुआ है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि आपके 4-5 क्या मेन पिलर्स हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर। वैसे भी गुड गवर्नेंस का हमको डायग्राम आता है, उसमें 5-6 पिलर्स होते हैं। उन पिलर्स के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है उनको आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। एडिकेशन ऑफ करप्शन इन यूपी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कितना रैंकिंग है इंडिया का? 96। अगला है आपका करप्शन में फिलहाल क्या चीज है यहाँ पे, कॉजेज हमको पता है, वीक ओवरसाइट, ये सब चीजें हैं। इश्यूज में अगर आपको डिवाइड करना है तो आप कैसे, एंटी करप्शन मेजर्स, लीगल टूल, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल और टेक बेस्ड टूल, ये 3 हेडिंग्स में करके आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। लीगल टूल्स में क्या है, लोकायुक्त एक्ट, RTO एक्ट 2005, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो कोई भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये वाला एक्ट का नाम आप डाल सकते हैं। इवन एथिक्स में भी करप्शन आता है, वहां भी ये डाल सकते हैं। पुअर और reduced or lack of implementation of prevention of corruption acts 1988। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ठीक है, पोर्टल्स, एंटी करप्शन विंग्स, ये सब बनाया गया है। बाकी गवर्नेंस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, चैलेंजेस, रिफॉर्म, सिटीजन चार्टर, डेली गवर्नेंस। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिटीजन चार्टर हमको पता है कि टाइम बाउंड क्या क्या सर्विसेज देते हैं वो लिखा रहता है, उसमें क्या क्या एस्पेक्ट होता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सर्विस डिलीवरी और ग्रीवियंस रिड्रेसल। मैंने जैसे बताया था कि आपको कौन क्या सर्विसेज मिलेंगी, कौन सर्विसेज देगा, कितने टाइम में देगा, और अगर नहीं दे रहा है तो कहां पे जाना है। ये 4 पिलर्स होते हैं, क्या, कब, कौन, और फिर अगर कितने टाइम में, और अगर ये सब नहीं होता है तो कहां जाना है हमको ग्रीवियंस लेके। ये 4-5-6 चीजें होती हैं जो आपकी बहुत मतलब बेसिक पिलर्स होती हैं सिटीजन चार्टर की। तो वो चीज आपको यहाँ पे लिखना है उसके बारे में। पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के लिए आपका ई डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट किया गया, इनिशिएटिव याद रखिए, बाकी पॉइंट्स आपको बताएं। ई डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट डिलीवरी के लिए बनाया गया है, निवेश मित्रा बनाया गया है बिजनेस के लिए, भूलेख पोर्टल फॉर लैंड रिकॉर्ड, जन सुनवाई ग्रीवेंस के लिए, ई टेंडरिंग, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट और नगर सेवा अर्बन सर्विसेज। तो ये बहुत ही बड़े बड़े पोर्टल्स हैं जो बहुत इंपैक्टफुल हैं। जब भूलेख है तो भूलेख बहुत बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया है, लैंड रिकॉर्ड्स पूरा डिजिटल कर दिया उसने। जन सुनवाई काफी अच्छा है, तो इसके प्रॉपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि, लेकिन आपको मतलब आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया रहेगा। अगर ई गवर्नेंस के बारे में है तो इनको सबको आपको एग्जाम्पल के तौर पे यूज करना है, ठीक है। चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट, की पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस इन यूपी, सर्विस डिलीवरी, एक्सेस, ग्रीवेंस लिंक, ठीक है। अब इंपैक्ट रिफॉर्म, इनकी सारी डायमेंशन क्या क्या है, एफिशिएंसी के ऊपर बात करेंगे, स्ट्रेंथ क्या है, गैप्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी, इन सब के रेफरेंस में हम उसको पॉइंट्स को डिवाइड कर सकते हैं रिफॉर्म्स या इश्यूज का। आरटीआई इन उत्तर प्रदेश, राइट टू इंफॉर्मेशन इन यूपी, ठीक है। आरटीआई के वही कॉमन पॉइंट्स है जो इतना होता है यहाँ पे। बाकी फॉर लोकायुक्त
अगेन। तो ये लोकायुक्त में मेन इंपॉर्टेंट है कौन साल में आया था आपका, यूपी में इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1975 में, ठीक है। 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। यूपी लोकायुक्त एक्ट, लोकायुक्त 1975। बाकी तुमको पता है वही सेम क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या इश्यूज होते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जन सुनवाई ऐप, बाकी लोक अदालत समाधान ऐप ये सब भी हैं। इवोल्यूशन ऑफ लैंड ओनरशिप पैटर्न्स इन यूपी, बाकी तो हिस्टोरिकल है, जमींदारी सिस्टम वो सब। बाकी यहाँ पे जो लैंड रिफॉर्म्स आए थे, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट 1951 में आता है। तो जमींदारी सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जमींदारी हटाया। फिर लैंड सीलिंग एक्ट आया 1960 में। उसके बाद में अपनी कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन मतलब चकबंदी वाला काम आया। तो उसमें चकबंदी या कंसोलिडेशन का मतलब कि जो छोटे छोटे लैंड है उनको मिला के बड़ा करना। टेनेंसी रिफॉर्म्स, ग्रांट सभा, रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें यहाँ पे आई। बाकी ठीक है, दीज आर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस। linkages between the urbanization, linkages between the development and spread of extremism in Uttar Pradesh। तो करंट एक्सट्रीमिज्म, कम्युनल, अब यहाँ पे अलग अलग एक्सट्रीमिज्म के टाइप्स हैं। कम्युनल एक्सट्रीमिज्म, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, इकोनॉमिक एक्सट्रीमिज्म और साइबर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ये 4 तरह के एक्सट्रीमिज्म है। कम्युनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और साइबर रिलीजियस। तो अगर कोई भी क्वेश्चन एक्सट्रीमिज्म में आता है तो आप इनको 4 हेडिंग्स के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी कुछ कुछ पुराने जो इश्यूज हैं उनको, जैसे बाबरी मस्जिद का केस और डिफरेंट इश्यूज है, उनको यहाँ पे लिख के आप दिखा सकते हैं। बाकी डिजिटल एक्सट्रीमिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ये काफी नोट्स आपका डिटेल्ड में एक एक करके। तो डिजिटल एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात करें, वहां पे वो एक्सट्रीमिज्म थे या डिजिटल में क्या क्या आता है आपका मेन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मिस इन्फॉर्मेशन, टेरर फाइनेंसिंग और इंक्रिप्टेड मैसेजिंग। इंक्रिप्टेड मैसेजिंग बहुत बड़ा क्या बोलते हैं वो होता है, इसमें कोई भी मैसेज पढ़ नहीं पाता है, जो भी आप देंगे वो एक सिंगल कोड वर्ड में जाता है मैसेज। तो इट कैनॉट बी मतलब इट कैनॉट बी रेड बाई सर्विलेंस। तो यहाँ पे ये लोग टेररिस्ट लोग यूज करते हैं उसको। कॉन्सिक्वेंसेस, बाकी ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस डिटेल ये सब 4 पॉइंट्स हैं जो आप GS3 में पढ़ते हैं, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में जो नेशनल लॉ है आपका IT एक्ट है 2000 का, वो इंपॉर्टेंट है आपका। बाकी आईपीसी एक्ट 66, IPC तो अब है नहीं, ठीक है, तो आप लेटेस्ट वाला एक्ट याद रखो। ड्राफ्ट डेटा बिल्स 2023, ड्राफ्ट डेटा बिल ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्प्लायंस रेडीनेस के लिए। बाकी जो कॉमन पॉइंट्स रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटीज, मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी आपका कॉमन जो चैलेंज है मनी लॉन्ड्रिंग का। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, कन्वर्टिंग ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी, दैट इज आपका मनी लॉन्ड्रिंग। सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज, सिक्योरिटी फोर्सेज कौन कौन सी, यूपी पुलिस है, PAC है। PAC का काम क्या होता है आपका, राइट कंट्रोल, डिजास्टर रिडक्शन, इन सबका काम आता है। STF, ATS, एंटी टेरर स्क्वाड और यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस, ये आपके 5-6 जो इंस्टीट्यूट हैं, के नाम याद रखिए, सबका अलग अलग काम है। यूपी पुलिस क्या करती है, जनरल लॉ एंड ऑर्डर। PAC काम रॉयट में काम आती है। STF जो है टेररिस्ट अटैक और इन सब में काम आती है। ATS है टेररिस्ट अटैक। तो ATS जो STF होती है वो साइबर क्राइम्स इन सबको भी देखती है, लेकिन जो ATS होती है वो बिल्कुल बड़े बड़े जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज होती है उनको देखती है ATS। बाकी यूपी स्पेशल फोर्स जो है वो आपका सिक्योरिटी के लिए रहती है, एयरपोर्ट का, मेट्रो का, इन सब की सिक्योरिटी के लिए लगाई जाती है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑन द बॉर्डर एरियाज एंड लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, ठीक है। इतना बॉर्डर एरियाज की बात करें तो कहाँ से बॉर्डर मेन इशू आता है आपका, नेपाल बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर का जो वही इन्फिल्ट्रेशन, ड्रग्स और स्मगलिंग, ये सब वाला जो इश्यूज आता है, दैट इज इंटरनेशनल बॉर्डर। साथ में आपका इंटर स्टेट बॉर्डर की बात करें तो आपका बिहार झारखंड MP सब में तो कॉमन चीजें हैं कि भाग के चले जाते हैं क्रिमिनल्स लोग। क्या स्ट्रेटेजी लगाई गई है, कोऑर्डिनेशन, टेक सर्विलेंस और कम्युनिटी आउटरीच, कॉमन पॉइंट्स हैं, यू कैन राइट। लॉ एनफोर्समेंट इन यूपी, लॉ एनफोर्समेंट क्या क्या हुआ है, कॉलोनियल एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये जस्ट हिस्टोरिकल चीजें हैं, यू कैन रिवाइज दैट। बाकी अच्छा चीज क्या है वो हम बता देते हैं।
जुडिशरी में जैसे कि यहाँ पे अच्छा डेटा ये 10 लाख पेंडिंग केसेस हैं, 10 लाख प्लस पेंडिंग केसेस। तो आप इसका एग्जांपल कहीं भी जुडिशरी को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। 10 प्लस लाख बैकलॉग्स, 35% जज की वैकेंसी। बाकी सिविल डिफेंस, सिविल डिफेंस क्या है आपका, जो डिजास्टर के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सब के लिए काम किया जाता है। उसका स्ट्रक्चर वही स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन, वो सारा उसका सीक्वेंस है उसका। उसमें कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन काम आती है यहाँ पे, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, फायर सर्विसेज, पुलिस, होमगार्ड्स, ये सब यहाँ पे काम आते हैं। कैसे करते हैं मैनेज इसको, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस हेल्प करती है, कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए मॉक ड्रिल्स वगैरह कराई जाती हैं। ऐसे आपका इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ पे रहती है। मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज इन यूपी, ओके। मेडिकल एंड एमएमआर बी 2020-23 का डेटा है 167 पर 1000, IMR 38, ये डेटा याद रखिए। MMR था 167, IMR 38, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट 45, 90% इम्यूनाइजेशन है अराउंड आपका, जो वैक्सीनेशन लगाते हैं वो 90% है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अराउंड 80% है। तो 90% मतलब बच्चों को वैक्सीन लग जाती है और 80% बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं। ओके। बाकी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल बेड 13 पर 1 लाख, मतलब 1 लाख पेशेंट पे 13 बेड है। डॉक्टर रेशियो 1:3000, WHO का नाम क्या है 1:1000, तो 1000 पेशेंट पे एक होना चाहिए। यहाँ पे 3000 लोगों पे एक है। बाकी तो ठीक है। स्टंटिंग 42% है, वास्टिंग भी 15% से ऊपर है। IMR एवं नेशनल एवरेज, इंस्टीट्यूशनल एवरेज 80%। स्टेट इलेक्शन का सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। स्टेट एजुकेशन सिस्टम ऑफ यूपी, एंशियंट मेडिवल कॉलोनी पीरियड, ठीक है। इसकी स्कीम्स क्या है, मतलब प्राइमरी और अपर प्राइमरी एजुकेशन। अब यहाँ पे एजुकेशन में जब भी आएगा ना तो आपको ये चीज ध्यान में रखना, अपर प्राइमरी, लोअर प्राइमरी, इन सब में क्या क्या आता है। तो अपर प्राइमरी, प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या क्या लेगा, ऑपरेशन कायाकल्प, है ना, जो आपके स्कूल्स, छोटे बच्चों के स्कूल्स के लिए। मिशन प्रेरणा, निपुण भारत, PM पोषण और कन्या सुमंगला, ये सारी चीजें आपका किसके लिए है, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी के लिए। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन का डेटा है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे आपका आता है ये वाले इंटरवेंशंस, समग्र शिक्षा, NSQF, कन्या विद्याधन, स्कूल चलो अभियान, ये सब आपके सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में आते हैं। फिर आता है आपका हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का बात है तो यहाँ पे उसके लिए क्या क्या, RUSA, स्मार्ट क्लासरूम, अभ्युदय योजना, ये सब आपकी हायर एजुकेशन के लिए आती हैं। ODA-NC ये क्या है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज स्कीम, ये भी आपकी हायर एजुकेशन में आती है। कायाकल्प वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या करेंगे, आपका फंक्शनल टॉयलेट, वाटर, बाउंड्री वॉल, स्मार्ट क्लासरूम, ये सब डालेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको कहा कितने सेक्टर बनाएंगे इसमें, यहाँ पे अगर बनाना है तो इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर एंड टूरिज्म, पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये 5-6 हेडिंग बना के आप इसके पॉइंट्स लिख देना है यहाँ पे। बाकी जो हिस्टोरिकल, एंशियंट, मेडिवल, कॉलोनियल, दैट यू कैन मेंशन कि बहुत पहले से ही हमारा यूपी कंट्रीब्यूट करता आ रहा है। उत्तर प्रदेश इन इंडियन पॉलिटिक्स, फिर अगेन फ्रीडम स्ट्रगल, प्राइम मिनिस्टर कौन कौन गया, इलेक्टोरल डिफरेंस, पॉलिसी इंटरवेंशन, लॉ एंड ऑर्डर, यूथ एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में यूपी, ठीक है। दिस इज ओके ओके। उत्तर प्रदेश साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस इनोवेशन, ठीक है। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस इनोवेशन, तो इसमें क्या क्या आपका स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी, इसमें मेन है आपका एजुकेशन में अभ्युदय योजना है, यूपी SDM स्किल डेवलपमेंट मिशन जो यूपी का है वो,
इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी आपका यूपी कल्चरल पावर हाउस एंड टूरिज्म हब ऑफ इंडिया। तो कल्चर और टूरिज्म के बारे में बात करेंगे तो यहाँ हेरिटेज एंड रिलीजियस कैटेगरी, क्लासिकल एंड फोक आर्ट्स, अगेन ये सारे यहाँ पे डिटेल्स हैं, बस वही ये सब हमको पता है वैसे। क्लासिकल फोक आर्ट, कथक वगैरह, कल्चरल सर्किट्स, फेस्टिवल सर्किट, इको एंड वाइल्ड लाइफ। तो इन सब में इको एंड वाइल्ड लाइफ वाला जो लेटेस्ट वाला पॉइंट है वो हमेशा कॉमन रहता है, मतलब वो एक अच्छा पॉइंट है जो हम आप कल्चर में ऐड करना, इको टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म कल्चर। वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल वेलफेयर, इसमें जो गवर्नमेंट स्कीम है मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, कन्या सुमंगला, महिला सामर्थ्य, सखी केंद्र। सखी केंद्र क्या होते हैं आपके? वन स्टॉप सेंटर होते हैं, ठीक है। सखी केंद्र वन स्टॉप सेंटर होते हैं जो लीगल, हेल्थ, काउंसलिंग एड ये सब करते हैं। 75 प्लस फंक्शनल केंद्र है, ठीक है। सोनम रघुवंशी को अरे गाजीपुर में अरेस्ट करने के बाद भी सखी केंद्र लेके गया था, वहां पे 1-2 दिन थी वो। तो ये सखी केंद्र वहां पे किस लिए होते हैं? लेडीज की काउंसलिंग और मतलब जो फीमेल्स क्रिमिनल्स होते हैं या कोई होता है उनको वहां पे हेल्थ, काउंसलिंग और लीगल एड मिलता है सखी केंद्र में। उज्ज्वला योजना, क्लीन कुकिंग एनर्जी। चैलेंजेस वे फॉरवर्ड, लो लिटरेसी, वेज गैप, ये सब इश्यूज हैं यहाँ पे। यूपी का पिलर्स ऑफ इंडिया एजुकेशनल एक्सीलेंस, यूपी एज पिलर ऑफ इंडिया एजुकेशनल एक्सीलेंस। यूपी का ऐसे सिलेबस देखो ना तो लग रहा है कि यूपी के बारे में कुछ ज्यादा ही यूपी 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 भर दिया है इसमें, पूरा एक पेपर जबरदस्ती का बना दिया है, हर जगह यूपी का रोल, यूपी का एज ए यूपी। ओके, ठीक है, वही सारे पॉइंट सेम है, पढ़ लेना, इसमें कोई खास नहीं है, वही सेम रिपीटेड, मतलब काफी कुछ क्वेश्चन तो आप सेम पॉइंट से बनाए जा सकते हैं। एग्रीरियन लीडरशिप, राइजिंग इंडस्ट्रियल पावर हाउस, ठीक है, सेम वही पॉलिसीज वगैरह ऐड करके। फिर ग्रीन इंजन ऑफ क्लाइमेट गोल्स, अभी यूपी, अभी एक तो यूपी की रोल इन इंडिया, अब यूपी का एक एक सेक्टर में गोल, यूपी का इंडस्ट्री में क्या है, यूपी का ग्रीन इंडिया में क्या है, वही सब सेम पॉइंट्स आ जाएंगे। यूपी इन सेंट्रल वेवर्स स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, आप लोगों को पढ़ने में इसमें नहीं लिखा, मतलब पढ़ने में आपको लगा होगा ना कि काफी सारी चीजें रिपीट हो रही है, कि जैसे सिलेबस काफी रिपीटेशन है सिलेबस में। हाँ, वो क्या है ना, जबरदस्ती का 5 पहले कुछ छोटा सा सेक्शन आता था, अब उसको पूरा पेपर बनाने के चक्कर में ना उन्होंने बहुत ही डिटेल कर दिया, इसका यूपी का ये, यूपी का वो, तो पॉइंट्स आर ऑलमोस्ट सेम इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी पॉइंट्स जो हैं ये जो हमने अभी तक पढ़ा है ना उन सबसे ये पॉइंट्स हो जाएंगे आपके। इसी के साथ हमारी यूपी का ये 40 पेज हमारे खत्म हो गए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।